अ बिग हेलो टू एवरीवन वाचिंग आउट देयर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने इंट्रो वीडियो में कि मैं एक नया पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस 11th एंड 12th का विद ऑल द क्वेश्चंस एंड एचसीवी एंड मॉड्यूल्स होंगे। तो वो मैं अभी लेकर आ गया हूँ और उसको 11th को आज ये पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स सी, मैंने पहले से लिख दिया आपकी ईज के लिए। तो हम कौन सा 11th का मैंने कौन सा लिखा है? फर्स्ट हाफ। ये फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ का मैं एक स्टैंडर्ड सिलेबस लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ का स्टैंडर्ड सिलेबस का मतलब क्या होता है? जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स पर एक्सेप्टेड है और जिसमें लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स है, ठीक है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने हिसाब से भी इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब एक तो स्टैंडर्ड सिलेबस है, इसका मतलब देखिए कंटेंट सारा का सारा आपको मिलेगा, इवन ज्यादा ही मिलेगा जो आपकी एनसीईआरटी या नूतन जो बुक्स हैं आपकी जो चलती हैं उसमें उससे ज्यादा ही मिलेगा। बट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सिलेबस है इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स है वो थोड़ा सा साइंटिफिक एंड लॉजिकल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ मैं चेंजेस ला रहा हूँ। वो चेंजेस पहले से ही हैं स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें कुछ चेंजेस मैं अपनी तरफ से भी ला रहा हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग की वे में उसको और ज़्यादा मैं अडाप्ट कर पाऊँ। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो ये 11 का स्टैंडर्ड सिलेबस है फर्स्ट हाफ का। तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहला चैप्टर फेमसली नोन एज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कुछ लोग फिजिकल वर्ड बोलते हैं, वो तो जस्ट इंट्रो है, ठीक है ना। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। उसके बाद है दूसरा आपका वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सिलेबस। उसके बाद है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। काइनेमैटिक्स का जो वर्ड है ये आया है काइनेमा। काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है मोशन। तो जैसे मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैथ्स, वैसे ही काइनेमैटिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मोशन। और एक बात ध्यान से, इसमें एक एडिशन और है कि काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ओनली मोशन। देखो कोई भी चीज अगर मूव करे, जैसे मैं इस मार्कर पे एक फोर्स लगा रहा हूं तो इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितनी चीजें ये होंगी, टाइम ऑफ कितना आगे कितना टाइम में जाएगा, ये सारी चीजें जो होंगी ये सारी की सारी इसके मोशन से रिलेटेड हैं। तो इनकी स्टडी को मैं करूंगा काइनेमैटिक्स के अंडर में। बट जिस फोर्स ने जो कॉज है, जिस फोर्स ने ये मोशन प्रोड्यूस किया है, उस कॉज को मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो काइनेमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ओनली। इट इज नॉट स्टडीइंग द फोर्सेस व्हिच आर कॉजिंग मोशन। काइनेमैटिक्स के अंदर हम केवल मोशन प्रोड्यूस को पढ़ते हैं, जो जिन फोर्सेस ने मोशन को पैदा किया हम उन्हें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सो काइनेमैटिक्स हो गया स्टडी ऑफ मोशन ओनली विदाउट स्टडीइंग द फोर्सेस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग मोशन। ओके, अच्छा, अब हम इसमें जरा इसके दो पार्टीशंस हैं और इसको अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में आपको दिया जाता है आपकी टेक्स्ट बुक्स में। सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे चींटी है, सीधी चलती चली जा रही है, या मान लो ये पेन है, ये गिरता चला आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एक लाइन में मोशन होता है जिसमें कि आप जिसको आप केवल एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस मोशन को हम बोलते हैं 1D मोशन। शॉर्ट में इसीलिए 1D मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद का दूसरा पार्ट है मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन। जैसे कि अब कोई कीड़ा है, ये सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा, ये उड़ गया, तो उसको वो कितना आगे बढ़ा कितना ऊपर उठा, ये दो बातें हुई। खुद इमेजिन करके देखो, अगर एक इंसेक्ट है वो सीधा चलने के बजाय एकदम से ये उड़ जाता है ऐसे करके, तो उसको बताने के लिए अब दो एक्सेस चाहिए होंगी कि इंसेक्ट कितना आगे बढ़ा और ये इंसेक्ट कितना ऊपर उठा। तो यहाँ पर दो एक्सेस लगती है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 2D मोशन। तो ये पूरा आपका काइनेमैटिक्स है, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ओनली विदाउट स्टडीइंग द फोर्सेस व्हिच आर कॉजिंग मोशन। उसके बाद हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में? ये जो आता है आपका, ये आता है आपका काइनेमैटिक्स, ये है काइनेमैटिक्स। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये पूरा है डायनेमिक्स। मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं, डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है ना, जिसको कि जो कि एडिशन होता है किसका? काइनेमैटिक्स का। बड़ा सिंपल है यार, काइनेमैटिक्स प्लस काइनेटिक्स। अब ये क्या है समझना। तो ये काइनेमैटिक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या करते हैं, केवल मोशन को पढ़ते हैं, फोर्स को नहीं पढ़ते। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन को हम पढ़ते हैं और फोर्स को हम नहीं पढ़ते हैं। काइनेटिक्स में उल्टा है, मोशन को हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन फोर्स को हम पढ़ते हैं, और इन दोनों का सम क्या होता है? डायनेमिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके सिलेबस में काइनेटिक्स नहीं है, आपके सिलेबस में यहां से न्यूटन लॉ से स्टार्ट हो रही है डायनेमिक्स। क्या स्टार्ट हो रही है? डायनेमिक्स। और इसके पहले आप क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। मतलब यहां तक चैप्टर नंबर 3 में आप क्या पढ़ेंगे? केवल मोशन, फोर्स को नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद आप मोशन को भी पढ़ेंगे और फोर्स को भी पढ़ेंगे। मतलब आप काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा डायनेमिक्स पे आ जाएंगे। आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू गेट। तो ये आपके न्यूटन लॉस ऑफ मोशन हो गया अगला चैप्टर। इसी में द फोर्सेस भी इंक्लूड मैं करूंगा। उसका फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पर एनर्जी हो गया। कुछ लोग जो कि एलिमेंटल दोनों पढ़ चुके हैं उनको लगेगा मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड नहीं लिखा है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सर्कुलर मोशन दोनों तरीके का होता है, यूनिफॉर्म भी होता
है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सर्कुलर मोशन लिखा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों है, मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा वर्क पावर एनर्जी, फिर है आपका सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, और उसके बाद है आपका रोटेशनल मैकेनिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा आपको फ्लॉ बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, न्यूटन उठा के देख लीजिए, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, आप ये पाएंगे न्यूटन्स लॉज में भर भर के आपको लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन दिया गया है। न्यूटन सेकंड लॉ को उन्होंने बताया ही मोमेंटम बेस है, ठीक है ना, जबकि पूरी तरह से गलत है। बिकॉज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये जानने को मिलेगा कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ये आप बिना सेंटर ऑफ मास के नहीं सीख सकते, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम जो है वो आप बिना सेंटर ऑफ मास के नहीं प्रॉपरली पूरी तरह से आप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। तो जो चीज आ रही है 8वें चैप्टर में, उसको आप कैसे 4th चैप्टर में पढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूटन्स लॉज में लीनियर मोमेंटम पढ़ाने की वजह से क्या होता है, न्यूटन्स लॉज क्लियर नहीं होता है, लीनियर मोमेंटम का भी कबाड़ा हो जाता है और ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और मैकेनिक्स 1 का सत्यानाश हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मोमेंटम का नाम यहाँ तक लूंगा नहीं, सेंटर ऑफ मास जब तक नहीं कर लेता तब तक यहाँ तक मैं मोमेंटम का नाम नहीं लूंगा, और आप देखेंगे इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने यहाँ बताया। अब बहुत ध्यान सुनिएगा एक बात, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये अभी मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये रेड बॉक्स के अंदर मैं जितना बंद कर रहा हूं, ये पूरा, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, ये इसका टेक्निकल नाम है रिजिड, टेक्निकल नाम है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्या नाम है इसका टेक्निकल नेम? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्या मतलब होता है इस बात का? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, इसका मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स मतलब एक रिजिड बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है, देखो रियल में तो ऐसी बॉडी हो नहीं सकती जो कि एकदम 100% रिजिड हो, जिसमें आप कितनी भी फोर्स लगाएं वो डिफॉर्म होना, ऐसी कोई बॉडी हो नहीं सकती। बट क्या है, ये एक आइडियल केस हम लेते हैं, एक ऐसी बॉडी हम इमेजिन करते हैं कि जिस पर आप कितनी भी फोर्स लगा लीजिए वो डिफॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके और क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके और क्या बोल सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ के सारे न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि खाली ये पूछा जाएगा कि कोई बॉडी कितनी स्पीड से गई, कितनी उस पर फोर्स लगी, कितना एक्सेलरेशन आया, कितना मोमेंटम चेंज हुआ, बट आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि फोर्स लगाने पर कितना डिफॉर्मेशन आया, कितना कंप्रेशन आया, कितना एलोंगेशन आया। वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे, मैं उस पर भी अभी आता हूँ। फिलहाल आप ये जानिए कि यहाँ पर हम कौन सी मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो कि रिजिड बॉडी की होती है, ठीक है ना। इसका टेक्निकल नाम मैंने आपको बता दिया। एज अ सब्जेक्ट ये बीटेक फर्स्ट ईयर में, ज्यादातर जगह बीटेक फर्स्ट ईयर में ये आपका आता है पूरा एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, यही है, बस वहां पर कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं और डिटेल हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं खाली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ते हैं। आप यहाँ पर पढ़ते हैं केवल रॉड्स के बारे में, वहाँ पढ़ते हैं फ्रेम्स एंड ट्रसेस के बारे में, तो कुछ चीजें वहाँ और डिटेल हो जाती हैं। लेकिन बीटेक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से ये पूरा चैप्टर आपका आता है, पूरा सब्जेक्ट आपका आता है। और आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक अलग होती है, बीटेक में फिजिक्स की बुक अलग होती है, दोनों के टीचर अलग होते हैं, दोनों के एग्जाम अलग होते हैं। ये पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग में और थोड़ा डिटेल में आता है, बीटेक थोड़ा डिटेल में आता है, आपको शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है जो आप जिससे आप इसको पढ़ते हैं 11th में या कॉम्पिटिशन्स के लिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स 1, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैकेनिक्स 1 में ये आप जो देख रहे हैं, ये जो पूरे इस रेड बॉक्स के अंदर, रेड लाइंस के अंदर में है, ये पूरा कनेक्टेड है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कनेक्टेड, मतलब इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि आप कह ही नहीं सकते मोटा मोटा कि ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर है। इसको आप एक वन बिग चैप्टर मान के चलेंगे, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप बीच से कोई चीज हटा देंगे, कोई एक चीज आपसे स्किप हो गई, आपने क्लास नहीं करी, उसको हल्के में ले लिया, तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा, पीछे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, मैं एग्जांपल देता हूं। जो लोग 11th 12th पढ़ चुके हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सुन ले। रोटेशनल मैकेनिक्स में एक टॉपिक है प्योर रोलिंग, जिससे कि जेई हो चाहे नीट हो, एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल तो लगती है, प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास भी लगता है। उसके बाद आपका वर्क पर एनर्जी, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, अगर जिन लोगों को पता हो तो ½ mvcm स्क्वायर 1 + k स्क्वायर r स्क्वायर। सर्कुलर मोशन की भी नॉलेज चाहिए, ग्रेविटेशनल की उसकी नॉलेज चाहिए ही चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी वहाँ नॉलेज लगती है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन भी लगते हैं, काइनेमैटिक्स भी लगता है। तो आप एक क्वेश्चन उठा लीजिए आप रोटेशन का, उसमें सब लग जाएगा। वर्टिकल सर्कल आप उठा लीजिए, काइनेमैटिक्स भी लग जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी लग जाएगा, आपका न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन भी सब लग जाएगा उसमें। सो आप इस बात को समझिए कि
ये पूरा का पूरा जो आपका ये जो रेड लाइन के अंदर है, जो कि मैकेनिक्स 1 है या रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, भैया ये एक बड़ा वन बिग चैप्टर मान के चलिएगा। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इसी में मज़ा भी आता है, इसी में इंटरेस्ट भी आता है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को। यहाँ पर कुछ साइड चैप्टर्स हैं, मतलब यहाँ से मैंने कुछ चैप्टर्स उठा के वहाँ डाल दिए हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, एग्जाम में बिल्कुल आता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैकेनिक्स 1 के बीच में इन्हें डालना सही नहीं है, ना इसके बहुत पहले डालना सही है, ना इसके बाद में डालना, मतलब बाद में डालना सही है, पहले डालना सही नहीं है। क्यों ऐसा है मैं समझाता हूँ। देखो हमें क्या करना है, तो जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो वीडियो में भी कहा था कि जो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे आपका फर्स्ट हाफ का जो मेन टॉपिक है वो मैकेनिक्स 1 है, तो जो हमारे मेन पोर्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, थोड़े बोरिंग होंगे और जिनको हम बाद में कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है मेन हमारे चंक के साथ, उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि आपके कुछ साइड चैप्टर्स होते हैं, एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको किनारे कर दिया है। बेसिक मैथ्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस सबसे, इसलिए मैंने किनारे कर दिया। मैकेनिक्स में मैथ्स ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती है, जितनी लगती है वो मैं काइनेमैटिक्स थ्रू बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो बेसिक मैथ्स तो मैं साथ साथ सिखाता रहूंगा आपको न्यूमेरिकल्स में, और उसके बाद जितनी जरूरत होगी अलग से भी चैप्टर इसका बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो बेसिक मैथ्स आपकी मैं अलग से कराऊंगा, एरर एंड सिग्निफिकेंट अलग से कराऊंगा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा है, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी क्या है, बहुत ईजी है और बहुत छोटा है ना। और हम यहाँ पे टारगेट क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे टारगेट क्या कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आऊँ, ठीक है ना। मेरा बस चलो तो मैं सीधे यहीं से स्टार्ट करा दूं या बल्कि यहां से कराऊं, लेकिन क्या है कि वेक्टर्स जो है हमारा, इसके बिना हम इसको नहीं कर सकते, आगे के पोर्शन को नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग वेक्टर से कर रहा हूं, और इसके अलावा जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ये आपका बाद में होगा। अच्छा, अब लास्ट बात आते हैं ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है वो 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिना नहीं हो सकता। जब तक 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप गॉस लॉ नहीं कर लेते, आप नहीं समझ सकते इसको, ठीक है ना। ये एक फैक्ट है, ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूं ऐसा क्यों है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ग्रेविटेशन आपका होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले 12th की इलेक्ट्रो होगी, तब जाके आपको ग्रेविटेशन कंप्लीटली समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग स्ट्रिक्टली 11th के हैं, है ना, जिनको कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, उनके लिए मैं एक सिंप्लीफाइड वीडियो डाल दूंगा ग्रेविटेशन का अलग से, जो आपको खाली स्कूल के लिए मदद कर देगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन और आसान आपको लगने लग जाएगा। तो ग्रेविटेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, जब ये सब कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि लेटर मैं क्या करवाने वाला हूँ, उसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इधर आपका आज से मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि मैकेनिक्स 1 से हमें जल्दी से जल्दी मैकेनिक्स 1 पे आना है और इसको स्टार्ट करना है, इसको समझना है, इसको हमें सीखना है और खत्म करना है जल्दी से जल्दी। उसके बाद जो साइड चैप्टर्स है वो साइड में चलते रहेंगे या बाद में होंगे, लेटर होंगे, मैंने वहाँ लेटर लिख दिया है। और आज का मैं वेक्टर्स इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी मैकेनिक्स 1 पे आ पाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सो प्लीज नोट डाउन इट। सो फाइनली इतनी बातों के बाद अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये कुछ नया नहीं है यार, तुम लोग क्लास 6-7 से ही स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्केलर्स में केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, या थोड़ा प्रॉपर्ली कहूँ तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करके बता पाएं, ठीक है ना, उसको हम स्टेट कर पाएं, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कि जिनको हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई अगर हम कर दें तो उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्टेट किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़े और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूँ आपका मास कितना है, आप कहेंगे 50 kg 60 kg जो भी आप कहें, ठीक है। तो इसमें देखो यार, कहीं से कोई भी तुम्हें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपने बोला आपका इतना मास, अमाउंट ऑफ मैटर इतना कंटेंट है आपके पास, बस बात खत्म हो गई। मैं कहूँ रूम का टेम्परेचर कितना है, आप बोले 30 या 40 जो भी, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस जो भी। सो क्या है कि एक रूम टेम्परेचर आपने बताया, बता दिया, बात खत्म। उसमें आपको कोई भी डायरेक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना। तो आप भली बात ही जानते हैं ऐसी क्वांटिटीज के बारे में, क्वाइट लॉजिकल भी है कि आपको इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताना है। बट देयर आर सम क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप एक चौराहे पे खड़े हैं, आपको मान लीजिए एक
नया शहर है, रेलवे स्टेशन कहीं यहाँ पर है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपने वहाँ किसी से पूछा कि भैया मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है, और उस बंदे ने कहा जाओ भैया 4 किलोमीटर जाओ, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। अब 4 किधर जाए, वहाँ तो 4 रास्ते हैं ना, आप यहाँ खड़े हैं, 4 इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, समझिए बात को, है ना। तो अगर उसने आपको डायरेक्शन नहीं बताई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए डायरेक्शन गलत बताई या आप कंफ्यूजन में गलत डायरेक्शन में चले गए, मान लीजिए रेलवे स्टेशन इधर है और आप 4 किलोमीटर इधर चले गए, तो आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाएगी, समझिए बात को। यहाँ से पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर गलत रास्ते पे आप हैं, गलत चाहे वो आपका खुद का स्टडी पैटर्न है, आप किसी गलत टीचर के अंडर में है, गलत मेंटर के अंडर में है, गलत माइंडसेट में है, तो आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल से, आपकी जो है जो भी आपका गोल है उससे दूर ले जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ से हमको सीख मिलती है। सो फिलहाल हम वापस टॉपिक पे लौटते हैं कि अगर आप यहाँ हैं, 4 किलोमीटर दूर स्टेशन है, अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपको नोटिस करिए वो और दूर आपकी मंजिल से आपकी मेहनत आपको ले जाएगी। खैर फिलहाल टॉपिक पे आए तो डायरेक्शन जो है यहाँ पर स्पेसिफाई करना कुछ क्वांटिटीज में बहुत जरूरी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इन सब चीजों में, इन सब फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन बताना बहुत नेसेसरी है। उसके बिना आप स्पेसिफाई, आप स्टेट नहीं कर सकते इन क्वांटिटीज को, ठीक है ना। इवन मैं तो कहूंगा एक स्टेप बढ़ के, जो कि अनकन्वेंशनल तरीका है बोलने का, कि वेक्टर्स में डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। जो लोग 11th में अभी भी आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता देता हूं, ठीक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लोग 11th 12 पास हैं देख लें, अपना थोड़ा बहुत मस्ती के लिए देख लें, है ना, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपके लिए ये चीज, तब तो आप जानते ही हैं। देखिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं, अब जैसे मान लीजिए मैं अगर कहता हूं कि 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, तो 5 न्यूटन की फोर्स को जैसे मान लीजिए आपने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर, अभी मान लीजिए एक एक्सेस की बात हो रही है, 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सेस, जरूरी नहीं हमेशा एक्स एक्सेस बनेगी, है ना, नॉर्मल पेज पे बनाएंगे सादे पेपर पे। 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सेस, लेट अस से दिस इज इक्वल टू, चलिए 10 न्यूटन कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास 50 न्यूटन फोर्स आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब आप यहाँ पर आइए, ठीक है ना, ये देखिए ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब नोटिस करें 1 2 3 4 5, these are 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मींस 1 सेंटीमीटर इज 10 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन का आपका मैग्नीट्यूड बन गया। बट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रही है कि नेगेटिव एक्स की तरफ लग रही है, या यूं कहें कि इधर ईस्ट की तरफ लग रही है या उधर वेस्ट की तरफ लग रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए मान लीजिए फोर्स आपकी लग रही है वेस्ट टू ईस्ट, या कहें कि -x से +x की तरफ, तो आप एक एरो यूं लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं प्रॉपर्ली बना देता हूँ, बिना इन जो ये बार्स हैं इनके बिना बना देता हूँ। तो ये मान लीजिए एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी 50 न्यूटन फोर्स को। तो इसमें ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर, या सिंपली हेड ऑफ द, मतलब हेड बोल देते हैं, ठीक है। और जो बैक पॉइंट है पीछे वाला, इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, है सिंपली टेल हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इसमें जो एरो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो पीछे बैक साइड टेल होती है वो जस्ट कुछ नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पीछे, तो लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और जो इसका एरो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना। सो तो ये मैंने क्या एक्सप्रेस किया है, मैं ये तो लिख दूं मैंने क्या, एक चीज क्या एक्सप्रेस करी है। तो ये फिगर किस चीज का है, दिस इज अ फिगर ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। अब मान लीजिए ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। तो 50 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वेस्ट, क्योंकि टुवर्ड्स ईस्ट तो ऐसे भी हो सकती है ना, नहीं सॉरी ऐसे ही होगी, हाँ चलो फिर भी लिख दो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो उसको कैसे, ये आपका जो इस रेड बॉक्स के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये आपको रिप्रेजेंट किया 50 न्यूटन के वेक्टर ने, फ्रॉम ईस्ट टू towards east, from west to east. I hope we are getting the point. So without wasting any more time, हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, ठीक है ना। और उसी में जो भी और चीजें हैं वेक्टर्स की वो आपको पता चलती चली जाएंगी। So हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, वेक्टर एडिशन। तो जो वेक्टर एडिशन होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड।
तो मैं दोनों को लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा, जो कि पहला हमारा मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको बताने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में बना रहा हूं, इसको जिसको फेमसली हम ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, तो ये हमने बनाया नहीं है, ये नेचर में मिला है, ठीक है ना। ये नेचर में वेक्टर्स ऐसे ही ऐड होते हुए दिखे। बहुत ही सिंपल सी एक बात है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके समझा दूंगा कि हमको जो है वेक्टर्स नेचुरली हमें ऐड होते हुए दिखे थे ट्रायंगुलरली, और वहीं से ग्राफिकल लॉ या ट्रायंगल लॉ निकली है। उसके बाद हम उसके एनालिटिकल लॉ पे आएंगे, जिसको कि हम फेमसली पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। तो देखिए, वेक्टर एडिशन आपका दो तरह का है। पहला है ग्राफिकल मेथड, इसको हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। और इसका नेचर क्या है, ये है आपका ग्राफिकल इन नेचर। दिस इज ग्राफिकल। और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ, और ये है आपका एनालिटिकल। ये वाली लॉ है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल, मतलब इसमें जो डायग्राम होगा आप बनाए ना बनाए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डायग्राम अगर आप बनाएंगे भी तो खाली वो रफ डायग्राम होगा, आपके रेफरेंस के लिए होगा। बेसिकली एनालिटिकल का मतलब आप केवल मैथ्स के फॉर्मूले यूज करके आंसर निकालेंगे, आप एक्चुअल में वहां कुछ ड्राइंग नहीं करेंगे। तो ये दो हो गए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अभी बताने वाला हूं, तो इसको अभी रफ कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल लॉ जो है, मैं आपको प्रूव करूंगा कि हमने नहीं बनाई है, नेचर में वेक्टर्स ऐसे ही ऐड होते हुए हमको मिले थे। देखिए मैं एग्जांपल एक बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पाइप्स हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। आपके पास दो पाइप्स हैं, ये पाइप नंबर 1 है, फिलहाल एक ही लेते हैं, ठीक है। एक पाइप है आपके पास। अब मान लीजिए इसमें एक बॉल है, ये एक बॉल है। अब आपने क्या किया, इस बॉल को एक 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर की तरफ दी, ठीक है ना। मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। इस बॉल को आपने क्या किया, इसको बॉल को वी बोल देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल आपने एकदम से यूं ठक करके प्रोवाइड करी 4 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगी, तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी आपने कितनी प्रोवाइड करी है, 4 मीटर्स पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 4 मीटर चलना, इसका मतलब होता है। तो एक सेकंड के बाद आपको ये बॉल कहाँ मिलेगी, समथिंग अराउंड 4 मीटर अहेड मिलेगी। तो ये बॉल जो है, यहां से मैं रेड लाइन से दिखा देता हूं, इसका सेंटर जो है इनिशियल पोजीशन से 4 मीटर आगे पहुंच जाएगा। क्वाइट सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लीजिए जिस समय आपने बॉल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 दी थी, अगर एट द सेम टाइम आपने, अगर ये जो पाइप है, वेलोसिटी ऑफ पाइप, अगर इस पाइप को भी ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड अगर दे दी होती, इस पाइप को भी अगर 3 मीटर पर, तो क्या होता, जो बॉल है वो 1 सेकंड में 4 मीटर आगे बढ़ती पाइप के अंदर, और पाइप साथ साथ क्या करता, 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता। सो टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा एक्चुअलिटी का। आइए बनाते हैं। देखिए जब ये 4 मीटर खिसकी, अब ये पाइप यहाँ रहेगा ही नहीं। बॉल मैंने सही दिखाई है कि पाइप के अंदर 4 मीटर आगे जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है बॉल की, सॉरी पाइप की, ये पूरी की पूरी 3 मीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पाइप कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से 3 मीटर ऊपर। तो लेटेस्ट से मैं यूँ दिखा देता हूँ कि यहाँ से कितना ऊपर चला गया, 3 मीटर। ये पाइप आपका 3 मीटर ऊपर चला गया। तो पाइप की नई लोकेशन क्या बनेगी, समवॉट कुछ ऐसे करके, मतलब ये पाइप टेढ़ा नहीं होगा, कुछ यूं करके पाइप की नई लोकेशन आपको यहां मिल जाएगी। ये देखिए, ये पाइप की आपको नई लोकेशन मिल गई, ठीक है। पाइप कहाँ 3 मीटर आगे चला जाएगा। तो बॉल यार, जब पाइप खुद, बॉल जो है वो पाइप में 4 मीटर आगे गई है और पाइप खुद 3 मीटर ऊपर चला गया, इसका क्या मतलब बना, बॉल यहाँ थोड़ी ना रहेगी, पाइप एक्चुअली, बॉल तो पाइप के अंदर आगे गई है, तो बॉल आपको यहाँ मिलेगी इस लोकेशन पे, यहाँ बॉल मिलेगी ही नहीं।
तो नोटिस करो यार बॉल कितना आगे खेल, तो इस चीज को देखना, बॉल अगर तुम ध्यान से देखो तो जो बॉल का मूवमेंट आया है, बॉल पहले यहाँ थी, बॉल का सेंटर पहले यहाँ था और फाइनली बॉल कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। ये देखो, ये नोटिस कर पा रहे, ये देखो इसको, इस चीज को नोटिस करो, बॉल कितना आगे बढ़ गई यहाँ से। अगर तुम देखो तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 और 4, अगर तुम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो तुम्हें ये 5 मीटर मिलेगा। तो नोटिस करो बॉल 4 मीटर पर सेकंड पे हमने चलाई, पाइप को 3 मीटर पर सेकंड ऊपर चलाया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ना 4 + 3 7 हुआ, ना 4 - 3 1 हुआ, कितना हुआ 5 हुआ, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, कुछ और ही हुआ यहाँ पर, और पाइथागोरस लग गई। और आप नोटिस करिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है वो एक पर्टिकुलर फैशन में नोटिस करिए ट्रायंगुलरली कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और ये एंगल भी कुछ बनता है, ठीक है ना, ये 37 डिग्री होता है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बॉल जो है हमने आगे बढ़ाई थी, पाइप को ऊपर किया था, बॉल को एक्स में चलाया था, पाइप को वाई में चलाया था। बॉल कहाँ गई, कहीं एक्स एक्सिस से 37 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज उधर की तरफ जो है 5 मीटर चलेगी, 37 डिग्रीज पे चली गई। तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पर ये जो वेक्टर, ये ट्राइंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 4 मीटर क्या हो गया, बॉल का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर क्या हो गया, पाइप का डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। आप नोटिस करिए इस चीज को। तो यहां पर आप देखिए ट्रायंगल हम नहीं बना रहे हैं, नेचुरली ये नेचर में बन रहे हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर्ली फिर ट्रायंगल लॉ पे आते हैं। सो फॉर्मली हम लोग आते हैं अब ट्रायंगल लॉ पे। तो आप नोटिस करिए ट्रायंगल लॉ में आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, बॉल को इधर की तरफ आपने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, पाइप को ऊपर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर आपने पहले की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दिया तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यहाँ पर एंगल भी एक आ गया जिसपे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज नोटिस करिए, जो रूल यहाँ से आया है क्या, कि पहले की टेल पे, पहले के हेड पे दूसरे की टेल लगानी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा फॉर्मली हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं, 2 फोर्सेस हो सकती हैं, दो डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 फोर्सेस दिए, 2 आपको वेक्टर्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर आपको ए दिया है और ये वेक्टर आपको ऐसे करके बी दे दिया, और आपसे कहा फाइंड a + b, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, रूल क्या है, सबसे पहले वेक्टर को आप पहले तो ये समझिए एकदम ग्राफ की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। एज इट इज हूबहू जैसा ए वेक्टर बना है उसी लेंथ और उसी डायरेक्शन को एकदम आप यहाँ पर रेप्लिकेट कर देंगे। रेप्लिकेट मतलब एज इट इज डुप्लीकेट बना देंगे, जितना लंबा वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन है एज इट इज बना देंगे स्केल पेंसिल यूज करके। फिर बी यहाँ पर जैसा है एज इट इज, यहाँ पर उसकी टेल जो है, बी की टेल जो है वो ए के हेड पे आप ऐसे करके प्लेस कर देंगे, बी को एज इट इज यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अभी परेशान मत होना कि यार ये सब स्केल पेंसिल हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, ये आज की बात नहीं हो रही है। आज से जब भी 150-200 साल पहले वेक्टर्स की थ्योरी डेवलप हो रही थी तब साइंटिस्टों को या जो फिजिसिस्ट थे वो ऐसे ही जोड़ रहे थे, स्टार्टिंग वेक्टर्स को ऐसे ही जोड़ा गया था। फिर देखा गया कि यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है, बार बार ज्योमेट्री बॉक्स निकालना पड़ रहा है, बार बार उनको ड्रॉ करना पड़ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तब फिजिसिस्ट ने ये क्या किया, दूसरी लॉ निकाली एनालिटिकल यानी कि मैथमेटिकल, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। तो उन्होंने उसको इसीलिए बनाया ताकि सब ना करना पड़े। तो परेशान नहीं होना, इसको रियल में नहीं करना है, ये केवल आपको हिस्टोरिकली बताई जा रही है। एक आध क्वेश्चन आता है इस पर, कैसा आता है, तो सही में ड्रॉ नहीं करना होता है, बस सही वाले को फाइंड करना होता है। तो ये क्या है, कैसे, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब हम एक आध क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी इसको सीरियसली मत लो, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर्मूले से। आइए देखते हैं। तो रूल क्या है, पहला वेक्टर बनाया, उसकी टेल में, उसके हेड में दूसरे वेक्टर की टेल लगा दी, जैसा कि अभी हमने देखा था पाइप बॉल वाले एग्जांपल में। अब क्या करना है, जो रूल है, पहले की सब आपको बुक में लिखा मिल जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ खाली। जो पहले वेक्टर की टेल है उसको दूसरे वेक्टर के हेड से आपको जोड़ देना, ऐसे करके। जब आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर वेक्टर क्या मिल जाएगा, a + b। ये क्या आपको बोल देंगे, ये रिजल्टेंट r है, दिस इज a + b। ये आपको रिजल्टेंट मिल गया, तो बस ठीक है, आप स्टेट करेंगे। कैसे स्टेट करेंगे, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और बोलेंगे कि इतनी लेंथ का वेक्टर एट एन एंगल ऑफ दिस मच, इसको अल्फा बोल लीजिए। तो अल्फा एंगल पे इतना आपको r वेक्टर जो है इतनी लेंथ का मान लीजिए। फॉर एग्जांपल ये 3-4 था, तो ये 5 मीटर्स का वेक्टर आपको 37 डिग्री के प्रोटेक्टर से अडॉप्ट करके लिखेंगे। तो आपको दोनों चीजें मिल गई, इस वेक्टर की लेंथ मिल गई, माने इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, और इसका पहले बेस वेक्टर से इसका या ए वेक्टर से इसका आपको एंगल मिल गया। सो एंगल ही डायरेक्शन होता है कि यहाँ से इतनी दूर है। ऐसे ही तो आप दिखाते हैं, कोई चीज वहां पर है तो कैसे दिखाते हैं कि भाई वो देखो वो तारा वहां पर है। तो ये जो एंगल आप ऊपर लेते हैं डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई कर देता है। तो इसीलिए अल्फा को प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और उससे फिर आप उसको लिख देंगे, ठीक है ना।
तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब होता आया है पहले। फिर इसको देखा गया कि प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि बार बार ऐसे ऐड करने से आपको बार बार स्केल पेंसिल का यूज करना पड़ रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना पड़ रहा है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, लिखाई की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरी लॉ बनाई गई जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जो कि रिजल्ट सेम देती है, बस वहां पर क्या होता है कि फॉर्मूला लगता है, बार बार आपको ड्राइंग नहीं करनी पड़ती है। तो पैरेललोग्राम लॉ मैं आपके लिए भी डिराइव करने जा रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ में बस आपको इतना पेन लेना है कि एक बार उसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको देखना ही पड़ेगा, और जब आप एक बार प्रॉपर डेरिवेशन देख लेंगे तो फॉर्मूला आपके हाथ में लग जाएगा, और फिर हम लोग फॉर्मूला वाइज चला करेंगे, कोई किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। इसका नेचर क्या है कि ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि ये मैथमेटिकल है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो कैसे होगा, लेट अस सी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो डायग्राम होता है ना, वो डायग्राम केवल आपके रेफरेंस के लिए होता है, इसमें डायग्राम का सही में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है ना। वो तार थोड़ा फंसता है, उसको इतना माइंड मत करना। तो डायग्राम जो यहाँ पर होता है वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है। रियल में आपको डायग्राम जो है मतलब क्या है, पेन से बनाना है, इसमें कोई ज्योमेट्री बॉक्स यूज नहीं करना है। तो रूल कैसा है देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको वही वाले दो वेक्टर दिए गए ए और बी, तो कैसे ऐड करेंगे, इसमें क्या करते हैं, वहां पे हम पहले के हेड पे दूसरे की टेल जोड़ रहे थे, यहाँ हम दोनों की टेल आपस में जोड़ते हैं। कैसे, मैं शो करता हूँ। देखिए, जो पहला वेक्टर है आप उसको समवॉट कुछ यू बनाते हैं, ए, ठीक है। फिर दूसरे वेक्टर को इसके हेड पे ना बना के इसके टेल पे ही बना देते हैं, ये आपका बी हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, टेल से टेल मिला दी। अब वहां पे हम पूरा करते हैं ट्रायंगल, यहाँ हम पूरा क्या करते हैं, पैरेललोग्राम। कैसे करते हैं पूरा, देखिए, ए के पैरेलल यहाँ पर एक डैश्ड लाइन बनाते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर से ऐसे करके जोड़ देते हैं। ये आपने जोड़ दिया, तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम पूरा बन गया। अब क्या करते हैं, इसका जो प्राइमरी डायगोनल है उसे कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक जरूरी चीज है कि आपको एंगल हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करेगा। तो एक थीटा एंगल जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, जो भी कंसर्न्ड वेक्टर्स, यानी कि यहाँ कंसर्न वेक्टर्स कौन है, ए और बी, उनके बीच का जो एंगल होता है कंसर्न वेक्टर्स के बीच का, उसी को थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा, लेट अस सी। तो रिजल्टेंट आएगा वो हम क्या करेंगे, इसका प्राइमरी डायगोनल हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने इसका प्राइमरी डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। नाउ दिस रिजल्टेंट इज r इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। तो ये रफ फिगर आपने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज लेट अस से p q। अब इसको मैं r नहीं बोलूंगा क्योंकि r मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, PQS। और फिर एक काम करेंगे, ये बहुत सारे तरीके फिजिसिस्ट ने यूज करे होंगे, जो तरीका फाइनली सबसे सिंपलिस्टिक निकल के आया है वही आपके सिलेबस में है, और मैं उसे ही बना रहा हूँ। तरीका क्या है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, ए वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं और एस से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अभी आप देखेंगे इस तरीके से चीजें निकल आएंगी, कैसे निकलेंगी बस समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ही 90 डिग्री बन जाता है। PQS इसको आप बोल देते हैं T, और इसको आप बोल देते हैं PQSTU कर लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यार, ये जो है B, ये भी तो B होगा ना, पैरेललोग्राम तो यही होता है ना। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अगर ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है। तो बिल्कुल B जैसी लाइन है ये। तो ये जो है आपका PU, इन दोनों लाइंस का ये PU हो गया ट्रांसवर्सल। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, अगर दो पैरेलल लाइंस बीच से U लाइन काट रही है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर B और ये भी B है, इन दोनों को PU काट रहा है ट्रांसवर्सल के तौर पे। अगर ये थीटा है तो फिर ये भी आपका थीटा ही होगा, ठीक है, ये भी आपका थीटा ही होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर एक क्लास 7 का बच्चा इसको ध्यान से देखेगा, जिसने नया नया अभी पाइथागोरस थ्योरम सीखा है, तो क्या देखेगा कि यार ये जो PST बन रहा है ना, PST, ये जो PST बन रहा है ये क्या है, ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो कैसे लगेगी, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल, इन बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल PST, ठीक, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या मिलेगा आपको, जो इसका हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू ST का स्क्वायर प्लस TT का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन है।
नोटिस करो यार, ये PS जो है ये R है, तो एक तरह से ये नॉन हो गया, मतलब हमें पता है ना कि हमें यहाँ R लिखना है। ST जो है, अब देखो ये B है, अब ये ST तो हमें पता नहीं है। इवन अगर तुम PT को ध्यान से देखो तो PT में हमको PU पता है, अगर तुम नोटिस करो तो PT क्या है, PU प्लस PT, PT क्या है, PU प्लस PT। तो हमको क्या करना है, बस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं PT को एक स्टेप चलो आगे बढ़ा दूं कि PS को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू ST का स्क्वायर प्लस PU प्लस UT का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो PU आप देख रहे हैं, हमको ये पता है, हमको PS पता है, हमें ST और UT ये दो अगर मिल गए, ST और UT, तो हम यहाँ प्लेस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ST और UT निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आओ देखें। आइए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, छोटा सा कॉलम, इन राइट एंगल ट्रायंगल UST। आप इधर आइए, अब देखिए एक काम करते हैं, जरा इस थीटा का कॉस लेके देखते हैं। इसका आप कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा लेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि UT अपॉन US। अभी जो US है इसकी लेंथ किसके बराबर है, B के बराबर है कि नहीं, तो US को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, B cos थीटा। नोटिस करिए आपको UT की वैल्यू मिल गई, और UT की वैल्यू क्या आई है, B cos थीटा। अब एक काम करिए, इसी ट्राइंगल में आप लीजिए sin थीटा। अगर आप इस ट्राइंगल में sin थीटा लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि TS अपॉन US। US हम सबको पता है कि क्या है, B है, तो यहाँ पर B sin थीटा के इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा TS। ST या TS एक ही बात है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो ST और UT ये दोनों हमको यहाँ मिल चुके हैं, ST और UT हमने वहां से निकाली है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे उनकी वैल्यूज को। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमको, हम सिर्फ फिलहाल मैग्नीट्यूड्स रख रहे हैं, इसीलिए R का स्क्वायर करेंगे। कई टीचर्स ऐसे बताते हैं कि R वेक्टर का स्क्वायर, अगर तुम यहाँ पे R वेक्टर रख के उसका स्क्वायर करोगे तो वो R स्क्वायर हो जाता है, वेक्टर साइन हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम डॉट प्रोडक्ट में सीखेंगे जो आगे चल के आ रहा है। जो लोग 11-12 कर चुके हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी ही जान जाएंगे। तो ये PS क्या है, ये PS की जो लेंथ है वो R है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ST। ST कितना आ रहा है, B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस PU। व्हाट इज PU, ये देखिए PU की लेंथ कितनी है A, प्लस UT कितना आ रहा है, B cos थीटा। अब इस पूरी को आप जरा खोलिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब एक काम करिए, जरा इन दोनों को पकड़िए और देखिए यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लीजिए उसको कॉमन, तो यहाँ से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, लेट अस सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस इधर क्या बच रहा है, A स्क्वायर खाली ही है, प्लस 2AB cos थीटा। तो देखिए ये तो क्या हो गया 1, आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, नीडलेस टू से अगेन। तो R स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, A स्क्वायर पहले लिख देता हूँ मैं, देखने में अच्छा लगता है हमको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपके R स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बट हमें R स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें R चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये आपका R का मैग्नीट्यूड आ गया पूरा। इट्स वेरी सिंपलिस्टिक, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बस एक चीज़ बहुत खास तौर पे ध्यान रखना कि ये जो थीटा होता है ना, अच्छे से ध्यान में डाल लो ये चीज़, ये होता है एंगल बिटवीन द कंसर्न्ड वेक्टर्स या गिवन वेक्टर्स, कंसर्न्ड वेक्टर्स। ये नहीं कोई भी थीटा उठा के डाल दिया, जो तुम्हारे जो भी गिवन वेक्टर्स है क्वेश्चन में, जो भी रिक्वायर्ड वेक्टर्स है, जो भी कंसर्न्ड वेक्टर्स हैं, उनके जो बीच का एंगल होता है वो थीटा होता है। किसी भी और थीटा का अगर कई बार कई एंगल्स दिए गए हैं तो ध्यान रखना जो बिटवीन द कंसर्न्ड वेक्टर्स एंगल होता है वही तुम्हारे काम का होता है। तो ये तुम्हारा पूरा R निकल आया, ठीक। बट अब ध्यान से सुनना, R जरूर आ गया है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या R क्या निकाल रहे हैं, R हम निकाल रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड होता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता
सकता है। तो जब तक हम इसका डायरेक्शन नहीं निकाल देंगे तब तक बात पूरी नहीं होगी। तो आर का मैग्नीट्यूड आ गया है, अब हमें अगला काम क्या करना है, आर का डायरेक्शन निकालना है, यानी कि हमें बताना है कि आर किस डायरेक्शन में है ना। सो वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको ए का डायरेक्शन तो ऑलरेडी पता था, अगर ए से आपको आर का एंगल मिल जाए तो बात बन गई। सो असल में जो आर का डायरेक्शन होगा वो और कुछ नहीं होगा, ए से उसका एंगल होगा या बी से उसका एंगल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ए से निकाल लीजिए, हम लोग बी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले ए से निकाल के दिखाता हूं, पहले आप इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, मैं अल्फा निकाल देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने याद करी पिछली बार हमने ट्राइंगल लिया था PST, तो इस बार भी हम ट्राइंगल PST ही लेंगे, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PST हम क्या करेंगे, जो ये अल्फा है ना इसका tan लेंगे, तो tan अल्फा लीजिए। tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ST अपॉन PT, PT क्या लिखेंगे आप, PU प्लस UT। तो यहां से आप देखिए जो आपका tan अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज ST, ST है आपका B sin थीटा। व्हाट इज PU, PU है A, और इज UT A प्लस B cos थीटा। तो ये आपका tan अल्फा आ गया, ठीक है, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो लोग B12 पास है वो लोग जानेंगे कि अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो ये tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, जो लोग अभी 11th में आए हैं परेशान ना हो कि ये tan इनवर्स क्या होता है, बस अभी आप इतना जान लें कि tan जब इधर से इधर आता है तो tan इनवर्स हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि अल्फा अगर ऐसे भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे अल्फा यहाँ पर आया, इसको ऐसे मत याद कर लीजिएगा जैसा कि सामने लिखा है कि b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ऐसे मत कर लीजिएगा। और इसका रीजन क्या है कि एग्जाम में अगर उसने इसको b उसको a बोल दिया, तो इसको b और इसको a कर दिया तो क्या करेंगे, तो अल्फा ये हो जाएगा ना, समझिएगा बात को, मतलब फिर समझिएगा, फिर यहाँ पर a और b रिप्लेस हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में वो और क्या कर सकता है कि जैसे यहाँ इसको F1 F2 दे देगा, दो फोर्सेस दे देगा, तो ए बी के टर्म से मत याद करिए, दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे याद करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो अल्फा है आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर ए से आप मेजर कर रहे हैं जो कि ज्यादातर किया जाता है, तो अगर आप अल्फा को ए से मेजर कर रहे हैं तो समझिएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, जो अल्फा जिससे कनेक्टेड नहीं है ना, जो दूर वाला है, अल्फा आप किससे निकालना चाह रहे हैं, ए से निकालना चाह रहे हैं, तो अल्फा किससे जुड़ा हुआ नहीं है, बी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो दूर वाला वेक्टर है उसका साइन थीटा अपॉन उसी का कॉस थीटा, याद रखिएगा इस तरीके से। कहीं पर भी मान लीजिए आपको अल्फा यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला यहाँ पर अल्फा निकालना, तो आप क्या करेंगे, जो दूर वाला है उसी का साइन थीटा रखेंगे, उसी का कॉस थीटा रखेंगे। बहुत ध्यान से, बड़ा सिंपल है, कैसे याद रखना है आपको। मान लीजिए दो कोई रैंडम वेक्टर, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, इस वेक्टर को बोल दिया F1, इसको बोल दिया F2, रिजल्टेंट कहीं यहाँ भागा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको अल्फा ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, tan अल्फा लिखिए, ऑब्वियसली बीच का एंगल थीटा होता ही होता है, अल्फा जिससे नहीं नपा है, जिससे मेजर नहीं हुआ है, उसी का यहाँ पर साइन थीटा आएगा और अपॉन उसी का कॉस थीटा आएगा। F1 साइन थीटा, देखिए अल्फा कहाँ से नहीं नापा है, F1 से नहीं नापा गया है, तो F1 साइन थीटा अपॉन F1 कॉस थीटा, और अल्फा किससे मेजर हुआ है, F2 से, तो F2 को आप इज्जत से यहाँ डाल देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि tan अल्फा आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, जिधर से मेजर नहीं हुआ है उसी का साइन थीटा उसी का कॉस थीटा, और जिधर से मेजर हुआ है वो इज्जत से बिना साइन या कॉस के यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हमारी पूरी हुई। हमने r इज इक्वल टू क्या निकाला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r हमने क्या निकाला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हमने अल्फा क्या निकाल लिया, ये आपके सामने दोनों हैं। तो ये हमारी पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट हुई। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, तब तक हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं a एंड b, है ना, बोथ हैव a एंड b बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, both have equal magnitude of 5 units each। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है 5 units each, and the angle between them is 60 डिग्री। तो यानी कि जो कंसर्न वेक्टर्स हैं वो आपके ए और बी हैं, और उनके बीच में एंगल आपको कितना दिया गया है, थीटा, वो दिया 60 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए
सबसे पहले हम आर निकालेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं बना दूंगा बाद में। फिलहाल देखिए आप सिंपली आर लगाइए। तो आर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको लगाइए आप। तो यहाँ से जो आर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक। यहां से आप देखेंगे तो आर आपका क्या आ जाएगा, क्या लिखा है ये, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2 था, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर आप देखें मैंने स्क्वायर खोलने की बजाय क्या किया, तीनों सेम आ रहे थे तो कॉमन ले लीजिए। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 3 टाइम्स 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई 1, 5 की पावर कितनी हो गई 2। तो अभी क्या करिए, यहाँ से देखिए ये तो रूट के अंदर रहेगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो आर यहाँ से कितना आ गया 5√3, दिस इज योर आर। तो यूनिट्स ऑब्वियसली आपको आर का मैग्नीट्यूड मिल गया, बट अभी बात पूरी नहीं हुई है, आपको एंगल बताना जरूरी है। मैं आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम बना देता हूं कि जैसे ये वेक्टर आपका ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों ही 5 यूनिट्स हैं। अब आपने इनसे पैरेललोग्राम को किया पूरा, तो ये जो आपका आर वेक्टर आया है वो यहाँ पर आया, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब आपको अल्फा निकालना इंपॉर्टेंट है, बिना अल्फा के काम चलेगा नहीं। तो अल्फा निकालने का रूल क्या था, tan अल्फा जिधर से मेजर नहीं हुआ है उसी का साइन थीटा अपॉन उसी का कॉस थीटा, और जिससे मेजर हुआ है ए वो बिना साइन कॉस के यहाँ आ जाएगा। तो निकालिए जरा यहाँ पर tan अल्फा क्या हो जाएगा, b कितना है आपका, b और ये दोनों 5 हैं, तो 5 साइन 60 डिग्री अपॉन 5 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री। तो आप क्या करें, यहाँ से 5 साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2। देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से आप देखें tan अल्फा आपका कितना आ जाएगा √3/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया। तो tan अल्फा, जिन लोगों की मैथ्स वीक है उन्हें हल्का से रिवाइज करा देता हूँ कि 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना। देखिए इससे 1 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। अब क्लास 9 की आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद करिए या 10th की कर लिए, tan अल्फा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया कि आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा 5√3 यूनिट्स मिलेगा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वेक्टर ए, अल्फा कितना फ्रॉम द वेक्टर ए इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मैं एक बार डिटेक्ट कर देता हूँ, आप लोग लिख दीजिए कि आपको वैल्यू क्या मिलेगी, द वेक्टर विल बी 5√3 यूनिट्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वेक्टर ए इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आई होप आपको बात पूरी समझ में आ गई है। तो वीडियो नोट करके, सॉरी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, और इसका एक शॉर्ट टेक्निक भी है, मैं वो निकालने जा रहा हूँ आपके लिए। तो जो अगला टॉपिक है वो देखिए, फाइंड द रिजल्टेंट when two vectors of same magnitude are added। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ने क्या कर दिया, 2 वेक्टर्स दे दिए, एक ए दे दिया, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर आपको दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बीच का एंगल थीटा, इतना आपको गिवन है। अब उसने कहा रिजल्टेंट निकालिए, तो निकालिए जरा। बस इतना याद रखिएगा, ये टेक्निक केवल सेम मैग्नीट्यूड रखने वाले वेक्टर्स पे लगती है। आप नोटिस करिए हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था किस पे किया था, उन दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स था, ठीक है। तो ये उन केसेस पे वैलिड है जो भी टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। तो एंगल थीटा है, अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डेफिनेटली वो जो भी आएगा आर आएगा, ठीक है। अब ये आर हमें फाइंड करना है और कितना एंगल पर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड, देखिए ध्यान से देखिए, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बी तो है ही नहीं, दोनों ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। देखिए एक काम करते हैं, एक स्टेप कम कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a² को आप यहाँ पर 2a² लिख दें, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, इन दोनों ही टर्म से अगर आप देखें तो 2a² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a² कॉमन आ रहा है, अंदर कर लीजिए तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो लोग 12th पास हैं थोड़ा जल्दी समझेंगे, जो लोग अभी 11th में आए हैं, है ना, वो एक बार देख लें जरा प्रॉपर्ली, और जो 12th पास है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा उनका। ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, ये मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स से, परेशान मत होइएगा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सब समझा रहा हूँ, पहले लिख लेने दो। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या मतलब है इस बात का, समझना। देखो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अचानक से मुझे एकदम याद ही नहीं आ रहा कि cos 60 मुझे याद नहीं आ रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि cos 60 मैंने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि cos 30 जो होता है, इसका जो हाफ एंगल होता है वो कितना होता है, √3/2। मान लीजिए मुझे अच्छे से पता है, तो क्या करेंगे हम, ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, डबल एंगल का हाफ हो रहा है, डबल एंगल का हाफ हो रहा है। क्या मतलब समझाता हूँ, देखो तो यहाँ पर लिखो जरा, थीटा को 30 लिखो जरा, तो क्या आएगा 2 × 30 cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। देखो यहाँ जो भी है उसका हाफ यहाँ हो रहा है ना, यहाँ 2 θ/2 कर दो, तो थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर 60 है तो /2 कर दो, तो 30 आ गया -1, तो cos 60 कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 30, यानी कि cos 30 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3/4 -1, 2 1 जा 2 2 जा 4, 3/2 -1 1/2 होता है। तो आप नोटिस करिए cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्या आपने ये नहीं पढ़ रखी है 9th में, अब याद करिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। देखिए इस फॉर्मूले से आ गई। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दे आर नॉट ट्राइंग टू से कि 2 थीटा तो थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ चाहे जो भी है, यहाँ अगर लिखा हो cos गधा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गधा मतलब है चाहे जो भी लिखा हो, 2 cos स्क्वायर गधा/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या ही लिखो, मैं डेरोगेटरी वर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ व्हाटएवर जो भी यहाँ पर लिखा है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं या ये लगाते हैं या वो लगाते हैं, तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है उसका हाफ यहाँ पर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 120 लिखा है तो 60 हो जाएगा, 60 तो 130 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 20 है तो 10 हो जाएगा, 0 है तो 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। खैर, तो इसको समझिएगा, जो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया कि जो भी लिखा हो, तो सोचिए अगर यहाँ cos 2 थीटा की जगह थीटा लिखा हो तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये इस तरह के आपके रिलेशन बनेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा की जगह θ/2 होगा तो उधर क्या हो जाएगा θ/4, अगर यहाँ θ/10 होगा वहाँ क्या हो जाएगा θ/20, अगर यहाँ 100 थीटा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा 50 थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिस करिए इस cos के साथ क्या आ रहा है, एक +1 आ रहा है, ये नोटिस करिए आप। हम चाहते, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2a² फिर भी ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है, cos भी ठीक है, ये 1+ ना थोड़ा सा हमें प्रोसीड करने में दिक्कत कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1+ हम खत्म कर दे। तो कैसे खत्म करेंगे, नोटिस करिए cos का ये वाला जो फॉर्म है इसमें एक -1 आ रहा है। अगर हम cos की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दें तो वहां पर क्या होगा, ये 1 खत्म हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2a² 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। नोटिस करिए फायदा क्या, -1 से +1 पूरा कट गया, ठीक, -1 से +1 पूरा कट गया। तो अब बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू आएगी आपकी अंडर रूट 2a² इंटू क्या बच रहा है अंदर, 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 × 2 2 स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आ रही है 2 स्क्वायर a² cos स्क्वायर θ/2। याद करिए क्लास 8 से आप पढ़ रहे हैं कि जब भी स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ 2 का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, cos का भी स्क्वायर है, यानी कि तीनों ही टर्म्स बाहर आ जाएंगे, यानी कि रूट आपका नलिफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a cos θ/2। नोटिस करिए आप इस चीज को, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a cos θ/2। तो यही आपका फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला यही है आपका। जब भी दो वेक्टर्स आपको ऐड करने हो तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, r = 2a cos θ/2।
लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि हमको अल्फा भी निकालना है। तो एक काम करिए, पहले इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इतने पोर्शन को रब करके अल्फा यहाँ निकलवा दे रहा हूँ, ठीक है? नोट कर लीजिए पहले इसको। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच में अगर एंगल थीटा गिवन है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, अगर हम उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो वो शॉर्ट होकर के आ जाती है r = 2a cos θ/2, ठीक है? ये हमने इसका r निकाल के रखा हुआ था, बट अभी हमने इसका अल्फा नहीं निकाला है, एंगल निकाला इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए हम अभी अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? देखिए, रूल वही लगाएंगे tan अल्फा वाला। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या करेंगे आप यहाँ पर, जाहिर सी बात है, जिससे नहीं नाप, हालांकि इसमें तो ए बी तो है ही नहीं, तो जहां से नहीं नापते हैं उसका साइन थीटा, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ऊपर होता है, उसी का कॉस थीटा नीचे होता है, और जहां से मेजर हुआ है, जैसे इस केस में ए से मेजर हुआ है, हालांकि दोनों ही ए है, तो ये एक ए यहाँ पर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए tan अल्फा से क्या हो जाएगा, ए, एक काम करते हैं, इसको लिखिए साइन थीटा, अपॉन, जरा यहाँ से ए कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + cos थीटा, ए से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो tan अल्फा कितना आएगा आपका, देखो फिर से वो चीज़ आ रही है कि नहीं, 1 + cos थीटा। तो 1 गायब करने के लिए ऐसे केसेस में हमेशा हम क्या करते हैं, 2 cos θ/2 - 1 लगाते हैं, अभी भी आपने नोट किया होगा। तो 1 + 2 cos² θ/2 - 1, सो 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब जब नीचे अगर θ/2 का फॉर्मेट ले आए हैं तो ऊपर भी हमारे लिए θ/2 का फॉर्मेट लाना जरूरी है। तो ऊपर क्या होगा मैं जरा बता देता हूँ, सुनिए। अभी बेसिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा, जो लोग अभी भी नए 11th में आए हैं उनके लिए है, जो 11th 12 पास कर चुके हैं उनको तो इतनी दिक्कत नहीं होगी बात को समझने में, ठीक है ना? मैं जरा यहाँ बता देता हूँ, बेसिक मैथ्स में सब कवर करूंगा, डोंट वरी। जिस तरह cos to θ के 3 फॉर्मूले होते हैं, sin to θ का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 sin θ cos θ। मतलब साइन के आगे अगर कोई एंगल लगा है तो अगर उसको हम हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 sin एंड cos, ठीक है ना? एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, sin θ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin, जो भी गिवन एंगल है उसका हाफ, θ/2 cos, अगेन इसी का हाफ, तो ये आपका 2 sin θ/2 cos θ/2 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए इसको 2 sin θ/2 cos θ/2। तो देखिए इस cos से ये स्क्वायर चला जाएगा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा। अगर आप सामने नोटिस करें तो tan अल्फा क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा लिखा हुआ है sin θ/2 अपॉन cos θ/2, जो sin है वही cos है, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2 आ जाएगा। अब देखिए tan है तो अल्फा डायरेक्टली इक्वल टू θ/2 हो जाएगा, ऐसे हम कंपेयरिंग कहेंगे। तो अल्फा कितना आ जाएगा, θ/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कि अगर आपके दो सेम वेक्टर्स हैं, अगर आपको उन्हें ऐड करना है तो उनका जो r होगा वो 2a cos θ/2 हो जाएगा, और अल्फा कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ θ/2, बात खत्म। अब आप देखिए इससे क्या होगा, जो आपके सेम वेक्टर्स हैं उन्हें सॉल्व करने में कितनी ईज होगी। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया था कि दो वेक्टर्स थे, दोनों 5 यूनिट्स के थे, और हमने देखा था उसका सोल्यूशन कितना लंबा गया था। अगर हम इस मेथड से करते तो क्या होता, आपको वहां पर a = b = 5 यूनिट्स दिया था, और आपको थीटा 60 डिग्री दिया था। आपको याद है, आपने खुद ही भी नोट किया होगा, ठीक है ना, कितना लंबा हो गया था। आप चाहे तो बैकवर्ड जाके देख सकते हैं। देखिए अगर r निकालना होता एक लाइन में आ जाता, 2 क्या होता है, 2 इंटू जो भी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि सेम होता है दोनों का, 2a cos, जो भी गिवन एंगल है, ये देखो जो भी गिवन एंगल है उसका हाफ, यानी 60 का हाफ, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, हाँ बस 60/2 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कट गया, तो आप देखिए रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 5√3 यूनिट्स। आगे एक लाइन में आया कि नहीं है, नोटिस करिए, इसको कोई सॉल्यूशन मानोगे तो क्लास 3rd की चीज को, तो ये जो है 5√3 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। देखिए एक लाइन में आया है, और एंगल आपको पता है कितना, हमने एंगल में भी सॉल्व किया था, 5-6 स्टेप्स लगे थे। एंगल डायरेक्टली क्या है, ये देखिए आंसर आ चुका है आपका 30 डिग्री डायरेक्टली। देखिए कितना आसान हो गया। सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो कन्वेंशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है, वो ये है कि मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कराऊं, बट पर्सनली आई फील कि सब्ट्रैक्शन मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। उसका रीजन क्या है, अभी हमने एडिशन पढ़ा, एडिशन के बाद अगर तुरंत हम रेजोल्यूशन पढ़ लेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि सब्ट्रैक्शन से अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन हमने पढ़ा, एडिशन का क्या मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है 3 + 2 = 5, ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि आपको 5 दिया है इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो रेजोल्यूशन इज द ऑपोजिट ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसको आपको एडिशन जो है ऐड करके रेजोल्यूशन मिलेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर दो वेक्टर्स है अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपको उसका जो है रिजल्टेंट मिलेगा। और अगर आपको कोई वेक्टर दिया है और उसको अगर आप रिजॉल्व करना चाहें दो पार्ट में तो रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, कुर्सी यहाँ पर आ गई है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेजोल्यूशन करें, क्योंकि हमने एडिशन कर लिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपका लास्ट में होगा। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपके जितने भी जो साइड के थ्योरेटिकल पॉइंट्स जैसे कॉन्करेंट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल ट्रांसलेशन, सब एक एक लाइन के खाली माहौल बनाऊ टॉपिक्स हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इसीलिए मैंने, और बोरिंग भी कभी कभार हो जाते हैं, ज़्यादातर हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने सीधे मुद्दे पे आने की सोची है, ना कि मैं ये सब टाइम पास कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, सब्ट्रैक्शन और ये चीज़ें बाद में करेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन सीखने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिट वेक्टर सीखें। पहले तो आप लोग उसको नोट कर लें, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके। यार यूनिट वेक्टर ना बड़ा दिक्कत वाला टॉपिक है। दिक्कत वाला क्या, ये है बहुत आसान। इस चक्कर में टीचर्स कम्युनिटी क्या करती है, इसको ज़्यादा सही से पढ़ाती नहीं, ये सोच के कि तो बहुत आसान है, इसको फॉर ग्रांटेड ले लेती है। और होता क्या है, जो बच्चा होता है वो भी इसको आसान समझ के ऐसे ही छोड़ देता है कि चलो हटाओ क्या करना, आसान चीज़ है। बट मैं आपको बता दूं, यूनिट वेक्टर को कायदे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट वेक्टर कायदे से समझ, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आपको जो है बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, वेक्टर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप। तो अभी हम लोग यूनिट वेक्टर को जरा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी फॉर्मेलिटी, इसकी जो डेफिनेशन है, अ वेक्टर whose magnitude is unity मतलब वन यूनिट। अगर सेंटीमीटर से बात हो रही है तो 1 सेंटीमीटर, मीटर से बात हो रही है तो 1 मीटर, अगर न्यूटन से बात हो रही है 1 न्यूटन। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है ना, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। निकाला कैसे जाता है, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है ए, दिस इज एक वेक्टर ए, तो जो उसका यूनिट वेक्टर होता है दैट इज डिनोटेड बाय ए कैप, और इसको हम निकालते हैं कैसे, ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जो वेक्टर है अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। लॉजिक क्या है, मैं जरा साइड में बताता हूँ। इसके पास दो चीजें हैं, क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दो चीजें हैं वेक्टर ए के पास, और सिर्फ अकेले ए के पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाता है, मैग्नीट्यूड 1 टाइम्स मैग्नीट्यूड, और जो बचा डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन वही का वही मेंटेन रहता है। ये जो यूनिट वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होता है वही का वही मेंटेन रहता है, बस जो उसका यूनिट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है सॉरी, वो 1 यूनिट हो जाता है। अब देखिए तो ये कैसा दिखता है, ये यहीं पर दिखेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड आपका कम हो जाएगा, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये इतना हर बुक में लिखा हुआ है, बट ये सफिशिएंट नहीं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपसे अपने इंटरव्यू वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी दूंगा, तो मैं आपको इसीलिए जो है प्रैक्टिकल मतलब अंडरस्टैंडिंग एज इन जो आपकी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है उनसे रिलेट करवाऊंगा। तो चलिए उसकी कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक निकाल के रखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए भाई, सीधी सी बात है, ये सब डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शंस हैं। अब मान लीजिए एक वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स का वेक्टर है 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ये आपको एक वेक्टर है। इस वेक्टर को क्या बोला जा रहा है, लेट अस से ये हमारी फोर्स का वेक्टर है F, ठीक फाइन। अब सोचिए, देखिए होता क्या है कि फिजिक्स में या साइंसेस में हमारा टारगेट रहता है कि हम वर्ड्स कम से कम यूज करें, और हम लोग होता नहीं कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग ट्रांसफर करें। तो यहाँ पर वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हो गए, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। सो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें क्या न्यूमेरिकल्स में हम बार बार इस चीज को रख नहीं सकते। अगर हम तो हमें इसे इनकोड करना है, तो एक इनकोडिंग का तरीका क्या हो सकता है, सोचो। मान लो मैं एक वेक्टर डिफाइन करूं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मैं एक छोटा सा वेक्टर डिफाइन करता हूं, रेड से दिखा रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ई कैप। ई कैप क्या है, 1 न्यूटन या 1 यूनिट अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, है ना। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप सिस्टम ले रहे हैं। एक काम करिए, इसको भी आप 5 यूनिट्स कर दीजिए ताकि बेटर समझ में आए।
5 यूनिट्स अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन। आपने क्या किया, एक ई कैप नाम का एक ऐसा वेक्टर डिफाइन किया जो कि 1 यूनिट अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन है। तो नोटिस करो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। 5 इंटू 1 यूनिट अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ध्यान से देखो, 1 यूनिट अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन क्या हुआ, 1 यूनिट अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन क्या हुआ, ई कैप हुआ कि नहीं हुआ? सो इसीलिए हम एफ को क्या लिख पाएंगे, 5 ई कैप। नोटिस करो, देखो कितना इजी हो गया, कितना इनकोड हो गया। जस्ट नोटिस करो यार, न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए एफ को प्लेस करते इतना बड़ा बार बार न्यूमेरिकल्स में कैसे प्लेस कर पाते, पॉसिबल ही नहीं था। अब देखो 5 ई कैप हम बार बार झमाझम प्लेस कर सकते हैं। तो नोटिस करो यहाँ पर ये चीज इनकोडिंग होती है, ठीक है ना। ये तो हो गई थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात। अब एक आता है एकदम देसी तरीके से समझना, एक देसी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सब लोग कजन लोग जो होते हैं, कभी कभार कोई ऐसे शादी ब्याह का माहौल होता है, तो फैमिली गैदरिंग होती है, सब लोग भाई बहन कजन लोग अपने जब कभी टेरेस पे होते हैं, छत पे होते हैं, तो क्या होता है, हम सब लोग, ऐसा जरूर सबके साथ हुआ होगा, हमें पक्का ऐसा होता है कि कोई ना कोई तारा जरूर दिखता है आसमान में, तो बड़ा स्पेशल होता है। हमारे किसी न किसी भाई बहन को एक तारा जरूर दिखेगा आसमान में जो बड़ा स्पेशल होगा। फिर वो कहेगा हम लोग को पकड़ के, देखो वो तारा देखो वहां पे कितना अच्छा है। हम कहेंगे कहाँ 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 किधर? आप कहेंगे अरे वहां पे, आप वहां दिखा रहे हैं। आपका कजन कहाँ कहेगा हाँ किधर इधर? वो देख ही नहीं पाता, बेवकूफ़ हरकतें करता है। फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं अरे कहाँ देख रहा है। आप उसका मुंह पकड़ते हैं और क्या करते हैं, यूं मुंह उसका घुमा के बोलते हैं वो देखो मेरी उंगली की सीध में, वो दिख रहा है, वो देखो मेरी उंगली की सीध में, वो दिख रहा है। तो कहता है हाँ अब देखा, हाँ बढ़िया बढ़िया बेटा, यही यूनिट वेक्टर है। आपने खरबों बिलियंस किलोमीटर्स की दूरी आपने एक उंगली से, इतने छोटे से आपने एक डायरेक्शन, छोटी सी उंगली से आपने उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, और बिलियंस किलोमीटर दूर का तारा आपने सही तरीके से दिखा दिया। यही यूनिट वेक्टर है, इतनी छोटी सी चीज, मतलब ये क्या, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर ये जो ई कैप है ये इस फोर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी ये ए कैप क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। अगर बात समझ में आई तो जरा इसको थोड़ा बहुत नोट कर लें, फिर हम आते हैं इसके ऑथेंटिक उस पर। यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis। बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आप कहीं कोई मूवी देखने गए या किसी कोचिंग में कोई ट्रायल क्लास लेने गए, तो वहाँ जो अगल बगल में कोई बैठा है तो उससे आप कैसे बात करेंगे, ए भाई ए बहन ऐसे करके बात करेंगे। जो भी आपका ज़रूरत है, उसे कुछ पूछना है, पेन देना है, पेंसिल लेनी है, जो भी है, ए भाई ए बहन करके, है ना, कब से पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ाते हैं, इतना बोल के किनारे बोलेंगे। लेकिन आपने मान लीजिए कहीं एडमिशन ले लिया, अब आपको पता है कि ये जो क्लास है इसके साथ आपको साल भर कम से कम डील करना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है और अगर किसी कॉलेज में है तो 4 से 5 साल तक आपको पता है कि ये पर्टिकुलर लोग आपको रोज देखने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले ही दिन आप क्या करते हैं, ए भाई अपना नाम बताना, मतलब सबसे क्या बोलते हैं, भाई नाम क्या आपका, ऐसे करके बात करते हैं। आप नाम पूछ लेते हैं, क्यों, आप रोज आप कब तक ए भाई ए बहन करते रहेंगे। ठीक वैसे ही अगर कुछ रैंडम डायरेक्शंस हैं तो आप उसको एन कैप, ई कैप, ए कैप कुछ भी बोल सकते हैं। बट एक्स वाई जेड जो है आपका कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, जो एक्स वाई जेड एक्सेस है, ये इतने ज्यादा बार बार रिपीट होंगे ना कि आपको जो है इनका जो यूनिट वेक्टर है आप एन कैप, ए कैप, एक्स कैप से नहीं चला सकते। आपको कुछ ना कुछ इसमें फिक्स करना पड़ेगा कि एक्स के यूनिट वेक्टर को हम ये बोलेंगे, वाई के यूनिट वेक्टर को हम ये बोलेंगे, जेड के यूनिट वेक्टर को हम ये बोलेंगे। ठीक, आप यहां पर बनाएंगे एक्स एक्सिस और बनाएंगे यहां पर वाई एक्सिस और बनाएंगे यहां पर जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जो एक यूनिट का वेक्टर बनाएंगे तो इसको आप बोलेंगे आई कैप। आई कैप का मीनिंग क्या है, 1 यूनिट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आते हैं वाई की तरफ, ये है जे कैप। जे कैप को आप क्या बोलेंगे, 1 यूनिट along पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इधर आ जाइए आप, के कैप, इसको आप क्या बोलेंगे, 1 यूनिट along पॉजिटिव
जेड एक्सिस। तो इस तरह से आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स फिक्स हो गए। फायदा क्या, अब मान लीजिए आपको कहीं वेक्टर दिया गया है 5 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको कहीं दिया गया मान लीजिए, तो उसको देखिए लिखना कितना आसान हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा। यूनिट वेक्टर बेसिकली किस लिए है, इनकोडिंग करने के लिए, ताकि आपका बड़ा सा डेटा बहुत छोटा हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, F इज इक्वल टू 5, ये जो आपका फोर्स का वेक्टर है अभी बहुत आराम से आप लिख पाएंगे 5 आई कैप न्यूटन। देखो बात तो वही है, 5 अलोंग पॉजिटिव, तो 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, खत्म कहानी। देखिए कितने आसानी से एक्सप्रेशन हो गया। तो ये आपका यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। इनको आप अच्छे से रिमाइंड कर लें अपने में, ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छे से। तब तक मैं क्या करता हूँ, रब करके, और जो हमारा अगला टॉपिक है और एक्चुअल टॉपिक है आज का सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस पर आता हूँ। तो हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, और तुमको यहां पर एक वेक्टर दे दिया गया है, लेटस से एक वेक्टर दे दिया गया है ए कैप, सॉरी ए वेक्टर, विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। देखो, तो मैं तुमको पहले समझा चुका हूँ, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना। 3 + 2 = 3 + 2 = 5, ये क्या है, एडिशन। बट 5 = 3 + 2, ये क्या है, रेजोल्यूशन। तो हम लोग अभी रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं। रेजोल्यूशन कैसे होता है मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका मैंने यहाँ पे निकाला है आपको बताने का, कि जो वेक्टर है ना, इसको ऐसा मान लो एक लकड़ी है और फ्लो ऐसे जमीन से ऊपर ऐसे उठी हुई है, ठीक है, आपने यूं फिक्स कर दी एक रॉड। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आप जब एक टॉर्च लगाएंगे, थोड़ा लाइट आ रहा होगा, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेने की। मान लीजिए एक लाइट आपने टॉर्च यहाँ पे ऑन कर दी, तो उससे क्या होगा, इस रॉड की, इस वेक्टर की परछाई यहाँ एक्स एक्सिस पर आएगी कि नहीं आएगी, देखिए ध्यान से। तो इस रॉड की परछाई यहाँ पर कैसी आएगी, इस वेक्टर की परछाई यहाँ पर कैसी आएगी, देखिए ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर a है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये कितना आएगा, a cos थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको खाली इसका स्केलर, इसका खाली मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, a cos थीटा क्या है, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसी को आप क्या बोलेंगे, ax मतलब कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ऑफ वेक्टर a अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और वैल्यू कितनी है इसकी, a cos थीटा। लेकिन आप नोटिस करिए, है ना, कि ये कि खाली मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, आप नोटिस करिए कि फिर से काफी बड़ा नहीं हो रहा है, काफी बड़ा हो रहा है, देखिए फिर से। तो हमने इसी चीज से निजात पाने के लिए क्या किया था, यूनिट वेक्टर निकाला था। आप जानते हैं कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या कहलाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ घिसपिच हो रही है, बट समझ में आ जाएगा, आई कैप कहलाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे ax को इतना बड़ा ना लेके इनकोड करके लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा ax वेक्टर है, ax मींस कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, और पूरा वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, a cos थीटा आई कैप। एक तरीका ये हो गया, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, और ऐसे लिख सकते हैं आप कि a x आई कैप, ठीक है ना। ये आपका जो है ये पूरा, इसको ax आई कैप लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी ऐसे ही लिखने भी वाला हूँ, तभी मैंने थोड़ा सा बता दिया। सो a cos थीटा इनटू 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, a cos थीटा इनटू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि a cos थीटा यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे आपने ये किया, वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी एक टॉर्च लगा दें, एक टॉर्च आपने यहाँ पर भी लगा दी, टॉर्च अगर आपको ऐसा लाइट दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइट दिखनी भी चाहिए, खाली वो फालतू की ऐसे ही मैंने लगा दी समझाने के लिए। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर कितना आएगा, अभी 2 मिनट के लिए z हटा दीजिए, z का भी इतना रोल नहीं है। यहाँ पर जो आएगा ये क्या आएगा, ये आपका आएगा ay, और ay की वैल्यू कितनी आएगी, a sin थीटा। तो सेम कहानी है, ay क्या है, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस। अब ये जो है, तो ए वाई को अगर मुझे प्रॉपर्ली लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा जो है इनटू जे कैप। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अच्छा, कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, जो लोग अभी 11th में नए नए आए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर ये ए है तो ये cos थीटा कैसे हुआ। तो जरा मैं वो थोड़ा सा बता दूं, है ना। यूजुअली डाउट बहुत कम लोग होता, तो मैं हल्का सा भूल गया आपको बताना। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ए है, आपने यूं एक टॉर्च लगाई यहाँ पर, जो मैंने वहाँ ग्रीन से दिखाई है, ठीक से दिख नहीं रही होगी। आप जैसी टॉर्च लगाएंगे तो क्या होगा, इस एक परछाई यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, और इसी को मैं AX बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए एंगल थीटा है, तो आप क्या करिए, जब आप इसका cos थीटा लेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AX अपॉन A आएगा। मैंने अभी आपको वहां करके भी दिखाया था पैरेललोग्राम लॉ में। तो A cos थीटा देखिए किसके बराबर आ रहा है, AX के आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये A cos थीटा आ रहा है। और अगर आपको मान लीजिए ये निकालना है, ये नोटिस करिए, यही तो AY होगा ना। देखिए जितना बड़ा ये उतना बड़ा, रेक्टेंगल अपोजिट साइड तो बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पर ये AY है, तो अगर आप यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, इसका साइन थीटा लेंगे तो क्या आएगा, AY अपॉन A। तो इसको इधर ले जाइए, तो A साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, AY के बराबर आ रही है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे मत याद कर लेना कि x कंपोनेंट cos होता है, y कंपोनेंट sin होता है, ऐसे मत याद करना। कैसे याद करना, जिधर से एंगल मेजर होता है उधर का कंपोनेंट cos कंपोनेंट होता है, जिधर से मेजर नहीं होता है वहां का कंपोनेंट sin कंपोनेंट होता है। अगर मान लो ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ होता तो ये sin कंपोनेंट, ये cos कंपोनेंट होता, ये sin कंपोनेंट होता। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर सारी बात समझ में आ गई तो मैं उधर का जरा रब कर रहा हूँ, क्योंकि वो जस्ट रफ वर्क है, कुछ नए 11th के बच्चों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये करा था। तो यहाँ पर अगर मैं A वेक्टर को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, AX इंटू आई कैप। मैंने कहा था ना, इसको लिखने का तरीका क्या है, AX आई कैप ज़्यादा प्रेफर होता है, AX आई कैप प्लस AY J कैप। तो यहाँ से A वेक्टर क्या आ जाएगा, AX की जगह मैं क्या लिखूंगा, A cos थीटा आई कैप प्लस A साइन थीटा J कैप। तो ये आपकी जो है, ये वेक्टर को रेजोल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की एक इक्वेशन आपकी आ गई, है ना। ये किसके लिए है, फॉर 2D, फॉर 2D वेक्टर्स, फॉर 2D मतलब जब खाली x और y डील हो रहे हैं, तब आप A को क्या लिखेंगे, A cos थीटा आई कैप प्लस A sin थीटा J कैप, या AX आई कैप प्लस AY J कैप। अब सुनिएगा, इसको हम नोट कर लीजिए, मैं जरा Z एक्सिस इन्वॉल्व करके बताता हूँ, हल्का सा चेंज होता है उसमें, क्या करेंगे हम। अब आते हैं फॉर 3D। तो जैसे मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका Z एक्सिस है। देखो यार 3D में क्या होता है ना, एक चेंज होता है, क्या कि यहाँ पर जो वेक्टर, असल में वेक्टर कहीं बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ 3D को या 2D में तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये A वेक्टर है, तो हो सकता है x के साथ इसका एंगल अल्फा हो। इसमें क्या करते हैं ना, जैसे वहां पर x के साथ थीटा दे दिया था, y के साथ दिया नहीं था, तो हमने दूसरी तरह से वहां पर AY निकाल लिया, बट यहाँ सबसे एंगल दिया रहता है। जैसे x से एंगल कितना है, अल्फा दे दिया, y से एंगल कितना है, ये आपको बीटा दे दिया, इवन z से एंगल कितना है, ये आपको गामा दे दिया। इसमें तीनों से एंगल आपको दिया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है किसी भी दूसरी एक्सिस की तरफ, अगर वहां से एंगल हमको पता है तो वो हमेशा क्या होता है, कॉस होता है। किसी भी वेक्टर का जिस एक्सिस से एंगल आपको दिया रहता है उस तरफ उसका जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो AX आता है वो क्या आता है, A cos अल्फा। और ध्यान से देखो, अब y, इस बार तो y के साथ हमें पता है कि बीटा है, तो AY जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है, A cos बीटा। और जो AZ यहाँ पर आता है वो क्या आता है, A cos गामा। तो इन तीनों चीजों को अगर मिला दें तो A वेक्टर क्या बनता है, AX आई कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। तो यहाँ से A वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, A cos अल्फा आई कैप प्लस A cos बीटा J कैप प्लस A cos गामा K कैप। तो यहाँ सबसे cos कंपोनेंट cos से ही होता है, तो ये आपका फॉर 3D है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर आज का मैंने लिया है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई अगर कमी लगी हो, कहीं पे कुछ मामला स्लो लगा हो या कहीं फास्ट लगा हो, कहीं आपको बोरिंग सा लगा हो, है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है अभी धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि अभी ये मेरा पहला लेक्चर है। मैंने थोड़ा सा अपना सेटअप चेंज किया है। असल में लॉकडाउन हुआ, अचानक से सारी चीज़ें ऑफलाइन की बंद हो गई, ऑनलाइन तैयारी थी नहीं, तो अब कहीं किसी फ्रेंड से कैमरा लिया तो ट्राइपॉड ऑर्डर किया तो कहीं कुछ हुआ, तो क्या
हो रहा है कि आज मुझे रिकॉर्ड करने में बार बार बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि कहीं कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो कहीं फिर मुझे मेमोरी तो खैर मेरे पास है, बट बार बार कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। प्लस इस कैमरे का जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक लिमिट भी है ना, कि 20 मिनट से ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अभी पता नहीं वो चेंज होगी कि नहीं होगी वो लिमिट, लेकिन ऐसा है कुछ। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे कुछ आई हैं आज बनाने में, ऑल्दो मैंने एडिटिंग से उन प्रॉब्लम्स को निकाल दिया है आपका टाइम सेव करने के लिए, बट फिर भी आपको कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं उसे ठीक कर लूंगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे 2-3 क्लासेस में मैं भी फ्लो में आ जाऊंगा इस नए प्लेटफॉर्म पे, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आई है तो वो अब आपको नहीं आएगी, एक बात। दूसरी बात जो है क्या बोलते हैं, जो भी मैंने आपसे कहा था कि सब्ट्रैक्शन हो गया, और जो कॉन्करेंट वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये सब मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप अपना जरा होमवर्क नोट कर लीजिए। मैं अगली जो क्लास आप अपना ये होमवर्क करिएगा, मैं जो अगला जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो पहले ये क्वेश्चन जो है लेक्चर रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसमें आपको जो होमवर्क है आपका एचसी वर्मा, आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा आप खरीद लीजिएगा, सब जानते हैं इस बुक को। और इसमें आप ऑब्जेक्टिव वन, चाहे जो भी हो, चाहे वो 11th के हो, चाहे नीट के हो, चाहे जेईई के हो, सब लोग सुने। ऑब्जेक्टिव वन में आप पहले 4 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ऑब्जेक्टिव 2 अभी रहन दीजिए, क्योंकि मैंने अभी सब्ट्रैक्शन और कई चीज़ें अभी उस हिसाब से नहीं पढ़ाई हैं, तो अब पहले आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 का आप क्वेश्चन नंबर 4 करिए, और एक्सरसाइज में आप आ जाइए। एक्सरसाइज में आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में आने के बाद आप एक काम करें कि आप क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा लें, 7 तक, 8 रहने दें। 8 फिजिक्स का क्वेश्चन कम है, एक प्योर मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप पहले 7 करें, 9 ट्राई कर लें, ठीक है ना, 9 तक ट्राई कर लें, हाँ 9 तक आप 9 तक ट्राई कर लें, 8 छोड़ देंगे। ये आपका होमवर्क है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। और बस आज क्लास यही माइंड अप करते हैं, और बस अगला लेक्चर आपका अब मैं ऑल्टरनेट डे में डाल पाऊंगा। देखो मैंने ट्राई बहुत किया, ठीक है ना, लेकिन हो नहीं पाया। आज मैं 11th का मैंने रिकॉर्ड किया है, अब मैं मतलब अभी इस समय मैं जब 11th का अपलोड करूंगा तो फिर उसके नेक्स्ट डे 12th का अपलोड करूंगा, फिर उसके नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन के गैप पे अभी अपलोड होगा। थोड़ा सा मैं अडेप्ट हो जाऊँ तो उसको फास्ट कर देंगे। तो आप लोग का ये होमवर्क है, पहले तो आप इस पूरे को रिवाइज करिएगा, इस क्लास को अच्छे से करिएगा, पूरे को रिवाइज करिएगा। उसके बाद जो है कुछ जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए ट्राई दीजिएगा, है ना। अगली क्लास में मैं इनको डिस्कस कर डालूंगा, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। सो ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।